नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूँ तो रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, द्वारका। भगवान कृष्ण की वो नगरी जिसके बारे में हम सबने सुना है। कहते हैं समंदर में समा गई। तो क्या ये बस एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आज की हमारी चर्चा का आधार है हमारे प्राचीन ग्रंथ, खासकर महाभारत, जिनमें द्वारका का जिक्र है। और हाँ, गुजरात तट के पास जो समंदर के नीचे खोज हुई है ना, उसके नतीजे भी। तो कोशिश यही रहेगी कि इन कहानियों, खोजों और जो अलग-अलग बातें कही जाती हैं, उनकी गहराई में उतरें, समझने की कोशिश करें कि भाई कितना मिथक है और कितनी हकीकत की गुंजाइश है। चलिए शुरू करते हैं इस समुद्री रहस्य को खंगालना। सबसे पहले अगर ग्रंथों की बात करें तो महाभारत में इसका जिक्र आता है ना? कि कैसे भगवान कृष्ण यादवों को लेकर मथुरा से निकले और पश्चिम तट पर आए। वहां उन्होंने समुद्र से जमीन लेकर एक नई, मतलब बहुत ही सुरक्षित नगरी बसाई। और जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है, अरे बाप रे, सोने और रत्नों से जड़े हुए महल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची दीवारें और वो 7 बड़े बड़े दरवाजे। शायद इसीलिए नाम द्वारका पड़ा, मतलब द्वारों का शहर। कुछ विवरण तो ऐसे लगते हैं जैसे स्वर्ग को भी पीछे छोड़ दें। सोचिए जरा, कैसी रही होगी वो नगरी। फिर वो कहानी का नाटकीय मोड़ आता है। महाभारत युद्ध के करीब 36 साल बाद जब कृष्ण ने देह त्यागी, तो कहते हैं कि समुद्र ने अपनी लहरों से पूरी द्वारका को डुबो दिया। सिर्फ कृष्ण का जो अपना महल था उसे छोड़कर। ये कहानी अपने आप में इतनी शक्तिशाली है। बिल्कुल। और यहीं से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की दिलचस्पी शुरू होती है। देखिए, जब किसी पुराने ग्रंथ में इतनी डिटेल में, इतने विस्तार से किसी जगह का जिक्र मिले ना, तो वो सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, वो एक इशारा बन जाती है, एक सुराग। यही वर्णन असल में खोज की प्रेरणा बनते हैं। सवाल उठता है, क्या इन बातों का कोई ठोस आधार हो सकता है? हाँ, और इसी सवाल ने खोजबीन को आगे बढ़ाया। 1980 के दशक में मुझे याद है भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग ने, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का जो मरीन आर्कियोलॉजी सेंटर है, डॉक्टर एस.आर. राव जैसे बड़े पुरातत्वविदों के नेतृत्व में गुजरात तट के पास, खासकर बेट द्वारका और सोमनाथ के आसपास के समुद्री इलाके में एक सिस्टमैटिक खोज शुरू की। और जो वहां मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। पानी के नीचे पत्थर की बड़ी बड़ी संरचनाएं, दीवारों के जैसे व्यवस्थित अवशेष, पुराने लंगर, मोहरे, मिट्टी के बर्तन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी बस्ती लहरों के नीचे दबी पड़ी हो। जरा सोचिए, गोताखोरों को जब ये पहली बार देखा होगा। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब सोनार और दूसरी अंडर वाटर स्कैनिंग तकनीकों से इनको देखा गया, परखा गया, तो जो शुरुआती अंदाजे लगाए गए इनकी उम्र को लेकर उन्होंने बड़ी उत्सुकता जगाई। कुछ ने कहा कि ये हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो 9000 साल तक का जिक्र आया, जो कि हमें उसी महाभारत काल के आसपास ले जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कहानी, दूसरी तरफ समंदर की तह में ये चीजें। ये संयोग सोचने वाली बात है। हाँ, ये समुद्री पुरातत्व का एक बहुत ही रोमांचक पहलू है, लेकिन हमें इसकी जो पेचीदगियां हैं उन्हें भी समझना होगा। पहली बात तो ये कि पानी के नीचे काम करना, खुदाई करना, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात, इनकी उम्र पता करना। आपने 9000 साल वाले आंकड़े का जिक्र किया, वो कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में था, पर यह समझना जरूरी है कि अंडर वाटर डेटिंग, मतलब पानी के नीचे चीज़ों की उम्र पता करना, बेहद जटिल है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से लिए गए सैंपल्स की उम्र में काफ़ी फर्क मिला है। कुछ तो काफ़ी बाद के समय के भी हैं। तो ये पहेली सुलझने के बजाय उलझती भी है। और फिर सवाल ये भी है कि ये जो मिली हैं संरचनाएं, ये हैं क्या? क्या ये वाकई एक बड़े सुनियोजित शहर के टुकड़े हैं, जैसा द्वारका का वर्णन है, या फिर ये अलग अलग समय की अलग अलग बस्तियों के बिखरे हुए हिस्से हैं, जो हजारों सालों में समंदर का लेवल बढ़ने से या जमीन खिसकने से डूब गई? हमें इन खोजों को उस जमाने के पूरे माहौल में रखकर देखना होगा। वहां का तटीय जीवन कैसा था, व्यापार कैसे होता था, जमीन में क्या बदलाव आ रहे थे। तो ये सारी चुनौतियां और सवाल, ये हमें उसी बुनियादी मुद्दे पर ले आते हैं कि क्या ये खंडहर, ये पत्थर, ये दीवारें जो मिली हैं, क्या ये सच में वही पौराणिक द्वारका है जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों में है? देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पूरी संभावना है कि ये एक या शायद कई पुरानी बस्तियों के अवशेष हैं। हम जानते हैं कि पिछले हजारों सालों में मौसम बदला है,
जमीन हिली है और समंदर का लेवल काफी ऊपर नीचे हुआ है। बहुत से पुराने तटीय शहर आज पानी के नीचे हैं। ये पूरी दुनिया में हुआ है। तो गुजरात तट पर पुरानी संरचनाओं का मिलना भूगर्भीय और पुरातात्विक रूप से मतलब कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन फिर वो बात है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, जगह का मेल। ये चीजें उसी इलाके में मिल रही हैं जहां हमेशा से माना जाता रहा है कि द्वारिका नगरी थी। क्या इसे बस एक इत्तेफाक कह सकते हैं? इस कनेक्शन पर थोड़ा और सोचना होगा। यहाँ डॉक्टर एसआर राव का काम फिर से याद करना जरूरी है। वो इस खोज में सबसे आगे थे। उन्होंने बेट द्वारिका और आसपास मिली पानी के नीचे की संरचनाओं का बहुत गहराई से अध्ययन किया, और वो इस बात पर जोर देते थे कि इन ढांचों की बनावट, उनमें इस्तेमाल हुए पत्थर और जो दूसरी चीजें मिली जैसे वो खास तरह के लंगर और मोहरें, उनमें महाभारत में बताई गई द्वारिका की बातों से काफी मिलती जुलती चीजें हैं। उनका एक मशहूर कथन भी है जिसका मतलब यही है कि बेट द्वारिका और ओखा के पास मिली पानी के नीचे की संरचनाएं महाभारत में पाए गए विवरणों से बहुत ज्यादा मिलती हैं। डॉक्टर राव की बात और उनका नतीजा इस पूरी बहस में एक बहुत अहम पॉइंट है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी पुरातत्व के सबूत और पुरानी कहानियां एक दूसरे से मेल खाते हुए लग सकते हैं। लेकिन यहीं पर हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। मिलना जुलना या समानता होना एक बात है और किसी चीज का सबूत होना दूसरी बात है ना। पुरातत्व हमें पुरानी चीजें दिखाता है, पर उनका मतलब क्या निकालना है ये हमेशा सीधा और साफ नहीं होता। क्या ये इमारतें असल में वही द्वारका हैं, या ये उस जमाने की कोई और जरूरी बंदरगाह या शहर है जिसका जिक्र हमें इत्तेफाक से ग्रंथों में नहीं मिलता? ये व्याख्या करने और ठोस पक्के सबूत के बीच की एक बहुत बारीक लाइन है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि कैसे विज्ञान और आस्था या परंपरा के रास्ते, आप कह सकते हैं, एक मोड़ पर आकर मिलते हुए से लगते हैं। दोनों ही अतीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनके तरीके अलग हैं, उनके पैमाने अलग हैं, उनके नतीजे अलग हो सकते हैं। विज्ञान सबूत मांगता है, परंपरा विश्वास और कथाओं पर चलती है, पर दोनों की नजर द्वारका पर है। बिल्कुल सही कहा। और शायद यही वजह है कि द्वारका का मामला सिर्फ जमीन के नीचे दबे पत्थरों तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी कहानी का एक गहरा मतलब प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक पहलू भी है, और वो शायद इन पुरातात्विक बहसों से भी ज्यादा टिकाऊ रहा है। एक नजरिया तो ये है कि द्वारका का समंदर में डूब जाना वो नश्वरता का प्रतीक है, कि भाई समय के आगे कुछ भी हमेशा नहीं रहता, चाहे वो कितना ही शानदार हो, कितना ही ताकतवर, यहाँ तक कि खुद भगवान कृष्ण की बसाई नगरी ही क्यों ना हो। एक तरह से ये इंसान के अहंकार पर, या कह लें कि प्रकृति या समय की जीत है। सब कुछ आखिरकार खत्म हो जाता है। वहीं एक दूसरा नजरिया भी है जो ज्यादा रहस्यमयी है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, वो मानती हैं कि द्वारका भले ही भौतिक रूप से डूब गई हो, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर या किसी और डायमेंशन में वो आज भी मौजूद है। एक मिस्टिक सिटी बीनीथ द सी, समंदर के नीचे एक रहस्यमयी नगरी, चेतना का एक स्थान जो शायद बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की नजर से ही दिखे, अध्यात्म और रहस्य की दुनिया में ले जाता है। और ये सोचना भी जरूरी है कि ऐसी कहानियां, चाहे वो द्वारका की हो या अटलांटिस की या किसी और खोई हुई सभ्यता की, आखिर ये इतनी मजबूती से जिंदा क्यों रहती हैं? हजारों साल बाद भी ये हमें खींचती क्यों हैं? शायद ये हमारी उस गहरी मानवीय इच्छा को दिखाती हैं कि हम अपने अतीत से, अपनी जड़ों से, अपनी बड़ी बड़ी कहानियों से एक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। ये सिर्फ इतिहास जानने की प्यास नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को उन महाकाव्यों और मिथकों से जोड़ने की कोशिश भी है जिन्होंने हमारी सभ्यता को बनाया है। कहीं ना कहीं ये कहानियां हमें एक निरंतरता का एहसास कराती हैं, खासकर आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में। और ये सवाल उठाती हैं कि हम खोई हुई सभ्यताओं, उनके बचे कुचे निशानों और उनसे जुड़ी कहानियों को कैसे देखते हैं। हम उनसे क्या मतलब निकालते हैं? क्या हम सिर्फ तथ्य खोज रहे हैं, या उन तथ्यों में अपने लिए कोई गहरा संदेश भी ढूंढ रहे हैं? तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या तस्वीर सामने आती है? हमने शुरुआत की द्वारका की पौराणिक शानो शौकत की कहानियों से, फिर पहुंचे समंदर के नीचे मिली ठोस पर रहस्यमयी संरचनाओं तक, और फिर इतिहास, विज्ञान, पुरातत्व और आस्था के बीच जो व्याख्या की एक जटिल बहस चल रही है उसे समझा। मुख्य बातें यही हैं। द्वारका की एक बहुत प्रभावशाली और विस्तृत कहानी हमारे ग्रंथों में है। गुजरात तट के नीचे पुरातत्व की खोजों ने पुरानी बस्तियों के पक्के सबूत दिए हैं। इन खोजों और पौराणिक कथाओं के बीच कुछ दिलचस्प समानताएं भी दिखती हैं, लेकिन
हाँ, ये कहना कि ये अवशेष निश्चित रूप से महाभारत वाली द्वारका ही है, ये अभी भी एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। और इन सब के अलावा द्वारका की कहानी नश्वरता और रहस्य के एक शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर आज भी जिंदा है। और अंत में एक विचार सोचने के लिए, क्या ये सारी खोज सिर्फ ये साबित करने के लिए है कि कोई एक खास जगह ही असली द्वारका है, या फिर ऐसी खोई हुई नगरियां की जो ये लगातार खोज चलती रहती है, चाहे वो द्वारका हो या कोई और, ये हमें अपनी जड़ों से, अपनी बुनियादी कहानियों से और अपने उस महान अतीत से जिसे हम जुड़ना चाहते हैं, एक ठोस भौतिक रिश्ता बनाने की हमारी एक गहरी मानवीय इच्छा के बारे में ज्यादा बताती है? क्या ये अनिश्चितता, ये रहस्य अपने आप में हमारी सामूहिक याददाश्त और पहचान को बनाने का एक तरीका है? ये सवाल शायद जवाबों से ज्यादा अहम है।